नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल। मैं मोहित दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भाई सिंह राणा, भाई पृथ्वीराज, भाई पृथ्वीराज। शेर सिंह राणा मुख्य संयोजक राजपा के प्रत्याशी पृथ्वीराज सिंह के चुनाव का प्रचार करने पहुंचे बुलंदशहर। कई गांवों का दौरा करने के बाद मोती बाग के मैदान पर किया जनसभा को संबोधित। अपने भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा, हमारे प्रत्याशी पृथ्वीराज सिंह एक ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं और बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो चुका है। हमारे प्रत्याशी पृथ्वीराज सिंह व्यापार संगठन के अलावा कई सामाजिक संस्थानों से जुड़े हुए हैं, जिस कारण सभी वर्ग में उनकी पकड़ मजबूत है, जो हमारे प्रत्याशी की जीत का कारण बनेगी। हम ये चुनाव आसानी से जीत रहे हैं। हमें हर वर्ग के वोट के साथ मुस्लिम वर्ग का भी वोट मिल रहा है। हम इलेक्शन जीतने के बाद व्यापारियों, किसानों, गरीब व्यक्ति, बेरोजगार इंसानों के हित के लिए काम करेंगे और एक नया इतिहास रचेंगे। बुलंदशहर से प्रदीप तोमर की रिपोर्ट। देखिए, इस समय देश जिस रास्ते पर जा रहा है, जहां भारी जातिवाद और धर्म और जाति अनुसार कानून बनाकर किसी की भलाई के लिए नहीं, किसी को परेशान करने के लिए बनाए जा रहे हैं। इस समय देश में एक ऐसे राजनीतिक दल की आवश्यकता है जो किसी भेदभाव के बिना सभी को साथ लेकर और देश को आगे बढ़ाने का काम करे। इसी के लिए हमने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ता का गठन किया करीब 1 साल पहले। बिहार में हम 30 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो भाग है उस पर करीब 2 साल से हम सामाजिक रूप से सक्रिय थे। पृथ्वी सिंह जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, जो कि एक जाना माना चेहरा है जिला बुलंदशहर के। बुलंदशहर के अंदर चाहे व्यापार मंडल हो, व्यापारियों की समस्या उस रूप में इन्होंने दूर करी। अध्यक्ष होने के नाते क्षत्रिय समाज के भी अध्यक्ष रहे काफ़ी सालों तक, और भी कई अनेक सामाजिक संगठन हैं जिनके अध्यक्ष थे। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ते की बागडोर भी जिला बुलंदशहर में इन्हीं के कंधों पर रही है। और यहाँ पर अचानक से उपचुनाव की जब घोषणा हुई और ज़रूरत हुई, तो पृथ्वी सिंह जी ने बुलंदशहर की जो अनेक समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए सामाजिक रूप से पहले प्रयास किया, लेकिन आप जानते हैं कि उसमें एक लिमिटेड पावर्स होती हैं। तो राजनीतिक रूप से यहाँ का विधायक बनकर उन समस्याओं को दूर करने की इच्छा है। और एक पार्टी के रूप में अगर हम बात करें तो 2022 में हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए हम प्रयास शुरू कर चुके हैं और बिहार चुनाव के बाद चुनाव लड़ रहे हैं। तो अभी उनको खुद ही मालूम नहीं है कि आखिरकार कौन किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, इसलिए बिहार में भी हमने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और उत्तर प्रदेश में भी, यहाँ पर भी हम अकेले लड़ रहे हैं चुनाव। और आगे भी भविष्य में कोई हमारी विचारधारा से सहमति प्रकट करेगा तो विचार किया जाएगा, किंतु अभी तक हम 403 पर तैयारी कर रहे हैं। और बुलंदशहर के उपचुनाव की जो बात करते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि पृथ्वी जी यहाँ के विधायक बनने जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा बात तो करती है कि परिवारवाद को आगे ना बढ़ाया जाए, लेकिन आप अपनी आंखों से देख सकते हैं युवा की बात करती है, परिवारवाद को हटाने की बात करती है, लेकिन उनका प्रत्याशी कौन है आज यहाँ पर? परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण युवा के नाम पर एक हमारी माँ समान 70 साल की महिला जो है उनकी प्रत्याशी है। तो जो वो उनकी कहने और कथनी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो पार्टी विद द डिफरेंस बोलते हैं, लेकिन यही उनका डिफरेंस है शायद कि बोलना कुछ है और करना कुछ है। लेकिन ये जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य है, ये राष्ट्रवादियों की पार्टी है। और इस समय हम देख रहे हैं कि जो स्वर्ण समाज है, इस देश में 2 ही के खिलाफ कानून बनाया जाता है, या तो स्वर्ण या तो मुसलमान। आज ज़रूरत है स्वर्ण और मुसलमान को एक होकर देश में एक अच्छा माहौल बनाकर दलित और पिछड़ों को भी, जो कि हमने बनाया है ये चारपाई जिसका निशान है, और सबके अधिकारों की रक्षा करें। इस पार्टी को अगर एक लाइन में आप इसका डिस्क्रिप्शन दें तो वो ये है कि ये वो झंडा है ना किसी के अधिकार को छीनेगा और ना किसी को अपने अधिकारों को छीनने देगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अपना कार्य शुरू कर देगा। अन्य विपक्षी पार्टियों के बारे में क्या कहना है?
देखिए, अन्य विपक्षी पार्टियां, मेरा ऐसा कहना है कि अभी देश के अंदर अनेक ठगबंधन बने हुए हैं। हमसे भी कई लोगों ने गठबंधन बनाने का बातचीत की, प्रयास किया, लेकिन हमने उनसे यही कहा कि इस समय देश में गठबंधन है ही नहीं। भाई हैं, धानक भाई हैं, धोबी हैं, क्या उनको कुछ मिला? उनको सिर्फ ये खटिया छाप, ये जो चारपाई है, यही दे सकती है। क्यों? क्योंकि स्वर्ण कभी भी दलित या पिछड़े का अधिकार को नहीं छीन सकता। अगर 10 नौकरियां निकलती हैं तो क्या शेर सिंह राणा किसी राजपूत लड़के को दलित कोटे में या पिछड़े कोटे में नौकरी दे सकता है? नहीं दे सकता। लेकिन जो दलितों की पार्टी है, जो अपने आप को दलितों का पार्टी बोलती है, बसपा, मायावती की जब सत्ता आती है तो वो मात्र जाटव के अलावा किसी को कुछ देती नहीं। जब मुलायम सिंह की आती है तो वो पिछड़े वर्ग में अगर 4 नौकरियां हैं तो चारों की चारों यादव समाज को देती है। लेकिन जो हमारी पार्टी है, क्योंकि वो उसमें कोई हस्तक्षेप कर ही नहीं सकती है, तो हम तो जो पिछड़े का हिस्सा होगा उसमें जो जिसकी जैसी संख्या होगी, हम तो अपने गुजर भाइयों को उसमें भारी संख्या में, और जो सैनी भाई हैं उनको मौका देंगे। हम क्यों यादव को देंगे जब पहले 50% से ज़्यादा जो है हिस्सेदारी वो बढ़ा चुके। हाँ, जो उसका हिस्सा होगा वो उनको मिलेगा, चाहे कोई भी जाति का हो। और ऐसे ही दलित में भी है, जिसका जो हिस्सा होगा, सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही जाति सिर्फ मलाई खाती रहे, दलित या पिछड़े के नाम पर दूसरे लोग उस वर्ग में जो आते हैं वो बेचारे जो है खाली पेट हैं। सबको जिसका जो संख्या है उस अनुसार अधिकार देगा। देखिए, तिहाड़ जेल में रहने के दौरान मुझे मालूम पड़ा कि हमारे आखिरी भारतीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि अफगानिस्तान में है और उस पर जूते चप्पल मार के उनका अपमान किया जाता है। जो देश के हर जाति, हर धर्म के व्यक्ति का जो अपने आप को भारतीय मानता है, उन सभी का ही अपमान है। तो मैं तिहाड़ जेल से फ़रार हुआ, अफ़गानिस्तान गया और वहाँ पर भी कुछ अच्छे लोगों ने मेरी सहायता करी अफ़गानिस्तान के, क्योंकि जो जीवित नहीं है उसका अपमान करने का कोई तुक नहीं है। 800 साल पहले जिसका मतलब जो हमारे बीच में नहीं रहे, तो वो तो उनका अगर अपमान किया जा रहा है तो वो घटियापन दिखाता है। और वहाँ पर मोहम्मद गौरी जो है उनकी कब्र भी थी, मैंने तो उनका कोई अपमान नहीं किया। अगर हम चाहते तो हम भी अपमान कर सकते थे, लेकिन जो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है हम उसका अपमान क्यों करें? उसकी कब्र का, उसकी समाधि का क्यों अपमान करें? तो उस समय की जो भी हालात रहे होंगे तो वो हालात तब के तब थे, वो ख़त्म हो चुके। आज अगर वो अपमान कर रहे थे तो उनकी मिट्टी लेकर हम वापस आए भारत और गंगा जी में उसको प्रभावित किया। पृथ्वी जी, पहले बुलंदशहर सीट से वो बिहार के अंदर हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। चारपाई के निशान पर करीब 30 विधानसभाओं में हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको पृथ्वी जी सीट निकल पाएगी या नहीं निकल? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ की जनता बोल रही है कि आने वाले विधायक जो हैं ये जो चुनाव होने जा रहा है 3 तारीख को, पृथ्वीराज जी चुनाव जीत चुके हैं। अब तो ये देखना बाकी रह गया है कि कितने मार्जिन से ये प्रतिद्वंदी को हराने वाले हैं। आज भी जो जनसभा आपने देखी उसके अंदर हर वर्ग के लोग भारी संख्या में मौजूद थे और जो जोश उन्होंने दिखाया उस जोश से ही समझ में आ रहा था कि जीत निश्चित है। आज कई गाँव के दौरे भी हम लोगों ने किए और मुझे आश्चर्य है कि जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनका भारी सहयोग चारपाई को मिल रहा है और पृथ्वी जी के प्रति भी उनका जो साथ है वो बढ़ता जा रहा है। राजपूत समाज, ब्राह्मण या स्वर्णों की हम बात करें, वो तो इस पार्टी का कोर वोट बैंक है, उनका तो साथ पूरी तरह से है। दलित और पिछड़ों में भी, क्योंकि जो लोग दलित और पिछड़ों की राजनीति करते हैं, सबको मालूम है कि पिछड़ों की राजनीति करते करते मुलायम सिंह यादव या अखिलेश जी ने सिर्फ यादव का ही बात करा। जो गुजर भाई हैं, जो सैनी भाई हैं, जो हमारे अन्य समाज के जो पिछड़े जाति के वर्ग आते हैं, उनका कोई भलाई नहीं क्या है। दलित आपको सपोर्ट कर रहे हैं?
काम करते हैं वो जनता के हित में कार्य नहीं करते हैं। और यहाँ जब हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो जनप्रतिनिधि का काम क्षेत्र की जनता के लिए काम करना होता है। आज शहर की स्थिति खराब है, शहर में डिवाइडर लगा दिए गए हैं, टैक्स बढ़ के आने वाला है और दुकानें तोड़ी जाएंगी। व्यापारी वैसे ही पहले से त्रस्त है, ना व्यापारी की दुकानों का बिल माफ़ हुआ कोरोना काल में और व्यापारियों ने लोगों की मदद की है। तो व्यापारियों के लिए ना पेंशन की सुविधा है, सबसे ज़्यादा टैक्स व्यापारी देता है। तो व्यापारियों को सुविधाओं के नाम पर तो कुछ मिलता नहीं, मिलता है तो व्यापारियों को सिर्फ परेशानी मिलती है। जैसे बात करें व्यापारी की, व्यापारी वर्ग जो सारा बीजेपी से जुड़ा हुआ, क्या करना बीजेपी का वहाँ पर? देखिए, व्यापारी बीजेपी से जुड़ा हुआ था, लेकिन जो सोया है हम उसी को तो जगाने का काम कर रहे हैं। आज जो व्यापारी है अगर वो अपनी समस्याओं से परेशान है तो उनमें से सारे व्यापारी बहुत सारी अभी विचार विमर्श कर रहे हैं। आज भी हमारी बैठक हुई है, उन्होंने निर्णय लिया है कि वो अपने व्यापारी भाई के साथ रहेंगे और मैं उनके हर सुख दुख में उनके साथ रहूँगा। ना डिवाइडर रहेगा जब मैं अगर विधायक बनूँगा और ना टैक्स की ऐसी समस्या रहेगी और ना किसी की दुकान पर। और किसानों की भी समस्या है, किसानों को भी सरकार ने कुछ दिया नहीं। आपकी पार्टी अपनी फाइट किससे मानती है? आपकी पार्टी जो फाइट मानती है किस पार्टी से मानती है? मैं तो नहीं समझता कोई फाइट में, मुझे नहीं लगता कोई फाइट में। सब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे साथ जो जनता का जो प्यार है वो जनता हर संभव परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन इस समय की भी ज़रूरत है और हमें अपने क्षेत्र के लिए, अपने बुलंदशहर जनपद के लिए परिवर्तन की आवश्यकता है और जनता इस बार परिवर्तन का मन बना चुकी है। राणा जी, क्या सहमत है आप क्या पृथ्वी की बात से? मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ और 2 दिन से मैं यहाँ पर प्रचार में शामिल हूँ पृथ्वी जी के साथ। मैंने भी ये चीज़ महसूस की है कि जो जिस जातीय समीकरण के साथ राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं, अगर हम एक करके सब पर विचार करें, आपने देखा कि बीजेपी से जाट प्रत्याशी हैं, आरएलडी से जाट प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से जाट प्रत्याशी हैं। आज हमारे जाट भाई ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वोट किसको देंगे। क्या ये चुनाव जातिवाद का हो गया है? देखिए, दुर्भाग्य है इस देश का कि ये जितने भी राजनीतिक दल हैं बात बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन पूरी तरह से जातिवाद करते हैं। अभी आपके सामने आप बताइए कि फिर क्या कारण है सभी ने जाट प्रत्याशी दिया हुआ है? जातिवाद है तभी तो दिया हुआ है, उनकी संख्या ज़्यादा है ऐसा वो मानते हैं, तभी तो सारी पार्टियाँ उनको टिकट दे रही हैं। क्यों आप किसी पृथ्वी सिंह जी जैसे अच्छे इंसान को टिकट नहीं दे रहे हैं जो लोगों की दुख सुख में शामिल है? क्योंकि वो जाति से राजपूत है इसलिए उनको अवॉइड कर दिया जाएगा। ये तो भेदभाव है। इसीलिए हमने इनको मौका दिया क्योंकि हम जानते हैं कि ये बुलंदशहर के लिए एक मिसाल पैदा करेंगे। लोगों की समस्याओं को निजी रूप से जानते हैं, ये खुद व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, ये खुद व्यापारी हैं। व्यापारियों की समस्या इनसे ज़्यादा कौन समझ सकता है? ये खुद जो है कई अनेक सामाजिक संगठनों के सदस्य और अध्यक्ष हैं, तो लोगों के बीच में रहते हैं आए दिन, तो इनको समस्याओं को मालूम है। दूसरी बात है कि जितने भी ये जो राजनीतिक दल हैं इन्होंने कभी भी दूसरे मतलब सामाजिक स्तर पर जो कार्य करता है उसको कभी मौका नहीं दिया, सिर्फ जातीय समीकरण पे काम करते हैं। तो अब क्योंकि हर पार्टी का कोई ना कोई समीकरण है, ये जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सबके है इसका भी एक समीकरण है। सबको मालूम है कि जो स्वर्ण प्लस मुस्लिम हमारा बेस वोट बैंक है तो वो हमारे साथ है पूरी ताकत के साथ। क्या लगता है आपके प्रत्याशी कितनी वोटें जीतेंगे? देखिए, मेरा अनुमान है कि जिस तरीके से यहाँ पर पोलिंग होने का मेरे को लगता है करीब अगर 50 to 60% पोलिंग होती है, अगर टोटल मान लीजिए 1.25 लाख के आसपास वोट पड़ते हैं तो हमें 1.25 लाख में से मुझे ऐसा लगता है कि हमें 80,000 90,000 के आसपास हमें वोट प्राप्त होंगे जो हमने कैलकुलेशन करी हुई है और हम 20 से 25,000 के मार्जिन से जीत हासिल करेंगे। ये थे हमारे साथ शेर सिंह राणा जो बुलंदशहर प्रत्याशी पृथ्वीराज जी के समर्थन में आए हुए हैं। देखना है विधानसभा 65 पे क्या रंग लाता है यहाँ का चुनाव। 3 नवंबर को हम लोग अपन तय करते हैं चुनाव का। प्रदीप तोमर के साथ जावेद खान की रिपोर्ट बुलंदशहर।